हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग आ गए हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 का मैथ लेसन 4। आज पढ़ने जा रहे हैं द्विघात समीकरण, चैप्टर का नाम है। और इसमें एक्सरसाइज 4.3 हम लोग आज पढ़ेंगे। और आज का जो वीडियो बनेगा वो पार्ट 14 का वीडियो बनेगा। तो यदि आप मेरे इस चैनल पे जा करके पिछले वीडियोस को नहीं देखे हैं तो जरूर जा करके देखें। ठीक है, आप लोग अपने पास ये किताब रखेंगे, हम लोग इसी किताब से पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखना असंभव है, इम्पॉसिबल है, इसलिए आप लोग अपने पास बुक रखेंगे। और बुक से मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप भी बुक से क्वेश्चन पढ़ेंगे। और फिर यहाँ पे मैं उसका सॉल्यूशन, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे मैं दूंगा, आप लोग समझिएगा आराम से। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 पढ़ने जा रहे हैं इस किताब से, आप लोग निकाल लें। और इसमें जो है क्वेश्चन नंबर शायद आज हम लोग 9 पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, आप लोग जरूर एक बार पढ़ें, फिर मैं पढ़ूंगा और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार आप लोग पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, मैं यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ कि दो दो पानी के नल हैं। दो पानी के क्या हैं, नल हैं, जो एक साथ एक होज को 9.3/8 घंटे में भर सकते हैं। तो बड़े व्यास वाला नल होज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। तो प्रत्येक द्वारा अलग से को भरने में समय ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि ये क्वेश्चन अभी तक बिहार बोर्ड में शायद नहीं पूछा गया है, शायद नहीं पूछा गया है। और पूरा जो हम लोग पढ़ रहे हैं लेसन 4, उसका जो सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है बुक का वो यही है ना। तो आप लोग बिल्कुल भी मत घबराइएगा। अगर ये क्वेश्चन समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, समझ ना आए तो बिल्कुल भी आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, है ना। अगर समझ आ जाए तो इसको 2 4 5 बार रिपीट कर लीजिएगा, नहीं आए तो इसको छोड़ दीजिएगा, वैसे मैं बना देता हूँ। ठीक है, तो बाबू ये क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का सबसे कठिन क्वेश्चन माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि दो पानी के नल एक साथ एक होज को 9.3/8 घंटे में भर सकते हैं। तो बड़े व्यास वाला नल होज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से होज को भरने में समय ज्ञात कीजिए। बाबू देखो, सबसे पहली चीज, एक होज है। क्या है बाबू, होज। होज का मतलब क्या होता है, टंकी। क्या होता है बताओ, टंकी। और इस टंकी में जो है पानी भरा जा रहा है। क्या भरा जा रहा है बताओ, पानी। तो पानी भरा जा रहा है ना, तो इस टंकी में जो है इस होज में दो नल लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं, नल। और देखो ये नल की जो मोटाई है, मोटाई का मतलब व्यास होता है। ठीक है, इसकी मोटाई कम है, यानी इसका इस नल का व्यास कम है। और देखो इसकी मोटाई क्या है बताओ, ज्यादा है, यानी इस व्यास का मतलब इस नल का व्यास क्या है बताओ, ज्यादा है। हमारे पास दो नल है, एक नल छोटा नल है यानी कि कम व्यास वाला नल है, कम मोटा नल है, इसमें पानी थोड़ा थोड़ा गिरेगा, कम कम गिरेगा। और एक नल जो है वो बड़ा बड़ा नल है, यानी कि इसका जो व्यास है, इसकी जो मोटाई है वो अधिक है, यानी इससे पानी अधिक गिरेगा। सभी बच्चे ध्यान से सुनो। अब तुम लोग मुझे ये बताओ कि अगर ये नल पानी को भर रहा है और ये नल पानी को भर रहा है, तो सबसे पहले अलग अलग से मान लो इस नल को भी हटा दो, इस नल से पानी भरवाओ, फिर इस नल को हटा दो, इस नल से पानी भरवाओ, तो दोनों में से जल्दी कौन नल पानी भरेगा, बड़ा वाला नल। यानी कि जिसकी मोटाई ज्यादा है उसमें पानी भी क्या होगा, ज्यादा गिरेगा। और ज्यादा गिरेगा तो नल क्या हो जाएगा बताओ, जल्दी भरेगा, नल जल्दी भरेगा। और जब नल जल्दी भरेगा तो ये कम समय लेगा भरने में, और ये ज्यादा समय लेगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कम व्यास वाला जो नल है ना, वो जितना समय लेता है उससे 10 घंटा कम समय लेता है। कौन, बड़े व्यास वाला नल। मान लो कि ये छोटा नल इस टंकी को भरने में मान लो कि ये 11 घंटा समय लेता है। कितना घंटा समय लेता है, मान लो 11 घंटा। तो ये जो बड़ा नल है वो कितना घंटा समय लेगा, 1 घंटा समय लेगा, क्योंकि ये 10 घंटा कम समय लेता है। ये जितना देर में पानी भरेगा ना, उससे 10 घंटा कम समय में ये पानी भर देगा। तो मान लो बाबू कि छोटा नल होज को भरने में x घंटा समय लेता है, क्योंकि आपको निकालना है समय कि बताइए एक अकेला छोटा नल इस होज को भरने में कितना समय लेता है, और एक ये बड़ा नल है ना, बड़े व्यास वाला नल होज को भरने में कितना समय लेता है। आपको समय निकालना है, तो समय को हम लोग हमेशा घंटा में मानते हैं। तो मान लीजिए कि छोटा नल होज को भरने में कितना घंटा लेता है बताओ, x घंटा लेता है। तो बड़ा नल होज को भरने में कितना समय लेगा, x जितना वो ले रहा है ना उससे 10 घंटा ये कम ले रहा है, यानी x-10 ये समय लेगा। ठीक है, और आपको यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है। आगे कुछ कंडीशन दिया हुआ है, उसी कंडीशन को मैं यहाँ पे चर्चा करूंगा, देख लो। तो आपको जो निकालने के लिए बोला जा रहा है उसको आप लोग मान लो। तो सबसे पहले क्या मानना है हमें, कि छोटा नल होज को भरने में समय लेता है। क्या लिखेंगे बाबू बताओ, छोटा नल होज को भरने में समय लेता है। कितना समय लेता है, क्योंकि आपको समय निकालना है। समय लेता है, कितना समय लेता है बताओ,
x घंटा समय लेता है। तो बड़ा नल मेरे बच्चे, बड़ा नल होज को भरने में मैं ऐसे डॉट डॉट कर देता हूं, ठीक है, ताकि आप लोग, यही सेम चीज लिखा हुआ है, बस इतना समझ लेना। बड़ा नल होज को भरने में कितना समय लेगा, x माइनस 10 घंटा, इतना समय लेता है। सभी बच्चे ध्यान से सुनो, इतना ही समय लेता है। अब फिर कह रहा है जब दोनों नल मिल जाएगा ना, ये तो अकेला समय लेता है, छोटा नल केवल अकेले खुलेगा तो x घंटा लेगा, बड़ा नल अकेले खुलेगा तो x माइनस 10 घंटा लेगा। लेकिन अगर दोनों नल को मिला दिया जाए, दोनों नल को साथ साथ खोल दिया जाए और टंकी में खोल दिया जाए, तो दोनों नल एक साथ कितना घंटा में पानी को पूरा भर देगा। तो क्वेश्चन कह रहा है 9.3/8 घंटा तक दोनों नल को अगर खोल दिया जाए तो इतना समय में, इतना घंटा में क्या हो जाएगा, टंकी पूरी तरह से भर जाएगा। यानी इतना घंटा में 9.3/8, तो पूर्णांक को तोड़ो, 8 नमा 72 और 3 जोड़ दो, कितना बाबू, 75/8 घंटा। 75/8 घंटा में दोनों नल को अगर हम खोल के रखते हैं, दोनों नल को अगर हम खोल के रखते हैं, तो टंकी क्या हो जाएगी, पूरी तरह से भर जाएगी, पूरी तरह से टंकी भर जाएगी, तो होज भर जाएगा। इसका मतलब है कि आपको अब थोड़ा सा यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सभी बच्चे ध्यान से सुनिए, हमको निकालना है x का वैल्यू, ठीक है, यानी कि समय निकालना है, छोटा नल कितना ले रहा है, बड़ा नल कितना ले रहा है। यह क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि दोनों नल एक साथ होज को भरने में समय लेता है। कितना समय लेता है बताओ, क्वेश्चन में दिया हुआ है दोनों नल को अगर एक साथ खोल दिया जाए, अगर केवल छोटा नल खोला जाए तो वो x घंटा समय लेगा, केवल बड़ा नल को खोला जाए तो वो कितना समय लेगा बताओ, x माइनस 10 घंटा। लेकिन अगर दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो वो कितना समय लेगा, 9.3/8 घंटा। यानी कि इसको तोड़ देंगे हम पूर्णांक को, तो 8 नमा 72 और 3 75/8 घंटा समय लेता है। अगर तुम लोगों को इतना क्लियर हुआ तो सभी बच्चे ध्यान से सुनो, सभी बच्चे ध्यान से सुनो। अब जो है ना, तुम लोग तो निकाल लिया कि होज को भरने में वो x घंटा समय लेता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सुन लो सभी बच्चे, अगर छोटा नल होज को भरने में x घंटा समय ले रहा है तो 1 घंटा में कितना भरेगा, वो कितना भाग भरेगा, 1 घंटा में छोटा नल होज का कितना भाग भरेगा, ऐसा समझना है। मान लो कि हम जो है एक नल चालू किए और उस नल को जो है हम लगभग 5 घंटे तक चलाएं, तो 5 घंटे में वो जो नल है वो 10 लीटर पानी भरेगा। तो बताओ 1 लीटर पानी कितने घंटे में भरेगा, मतलब सॉरी 1 घंटे में कितने लीटर पानी भरेगा बताओ। एक नल है, उसको मैंने 5 घंटे तक ऑन रखा, तो 5 घंटे तक ऑन रखा तो वो 10 ही लीटर पानी भर पाया। कितना लीटर पानी भर पाया, और 1 घंटा तक अगर उसको चालू रखते तो वो कितना लीटर पानी भर पाता, 2 लीटर। यानी 10 बटा क्या हो जाएगा, ये 5 यहाँ आ जाएगा, है ना, इतना लीटर पानी वो भरेगा, मतलब इतना भाग पानी भर देगा, भाग मतलब लीटर, इतना भाग पानी भर देगा। समझो, समय, अगर तुम समय में एक में आ जाओगे ना, एक में, तो तुम्हारा क्या निकलेगा पता है, तुम्हारा निकलेगा कि कितना भाग पानी भरा जा रहा है। जैसे समझो हम अभी x घंटा में 1 टंकी भरते हैं, कितना टंकी भरते हैं बताओ, 1 टंकी भरते हैं, तो बताओ 1 घंटा में कितना टंकी भरेंगे, 1 बटा कितना भरेंगे टंकी बताओ, x। बस इतना समझो कि हम x घंटा में 1 टंकी भर रहे हैं, 1 टंकी, चाहे वो टंकी जितना बड़ा, 1 टंकी भर रहे हैं, तो 1 घंटा में कितना भरेंगे, 1 बटा x। मतलब आपको निकालना क्या है पता है कि छोटा नल 1 घंटा में कितना भरता है, 1 बटा x। बड़ा नल, सुनो, बड़ा नल 1 घंटा में कितना भरता है, 1 बटा x माइनस 10। 1 घंटा का निकालना है, कितना घंटा का निकालना है कि 1 घंटा में कितना भाग भर रहा है वो, ठीक है। और फिर दोनों नल 1 घंटा में, दोनों नल को एक साथ अगर एक ही घंटा तक हम खोल के रखे, कितना घंटा तक खोल के रखे बोलो, 1 घंटा तक खोल के रखे, तो वो कितना भरेगा, है ना। तो सब एक दूसरे से उल्टा हो जाएगा, सब एक दूसरे का क्या हो जाएगा बता बाबू, उल्टा। समझ लेना यहाँ पे, यहाँ पे प्रश्न से समझो, प्रश्न से यहाँ पे आप लोगों को समझना है कि आपको 1 घंटा में निकालना है, 1 घंटा में होज का कितना भाग भरा जाएगा, होज का कितना भाग भरा जाएगा, ठीक है, ये निकाल लो। देखो 1 घंटा में छोटा नल कितना होज भर देगा, 1 बटा x, उलट देंगे, ठीक है। बड़ा नल कितना भर देगा, 1 बटा x माइनस 10, ठीक है। और जब ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये दोनों जुड़कर कितना भाग भरेगा, अगर दोनों, देखो यहाँ बाबू, दोनों नल को एक साथ होज को भरने में कितना समय लेता है, 75/8 घंटा। लेकिन दोनों नल को हम कितना घंटा के लिए खोले हैं, 1 घंटा के लिए। कितना घंटा के लिए खोले हैं, 1 घंटा के लिए। तो दोनों नल जब अगर 1 घंटा के लिए खुलेगा तो याद रखना ये वाला भी पलट जाएगा, यानी
8 बटा कितना हो जाएगा बताओ, 75। और यही इसका कॉन्सेप्ट है। अब इसी को तुम लोग सॉल्व करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, है ना। अगर तुम लोगों को समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं समझाऊंगा फिर से, टेंशन मत लो। अब इसको आगे इसको सॉल्व करो। सॉल्व कैसे होगा बताओ। एक्स और नीचे वाले का क्या लेंगे हम लोग, एलसीएम। तो एक्स और एक्स माइनस 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स माइनस 10। एक्स से एक्स क्या हो गया, क्या बचा, एक्स माइनस 10 को किससे गुना करेंगे, एक से, तो एक्स माइनस 10 ही हो गया, प्लस एक्स माइनस 10 से एक्स माइनस 10 क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ क्या बचा, एक्स को एक से गुना करेंगे तो केवल एक्स बराबर कितना, 8 बटा 75। ठीक है, अब मैं थोड़ा इधर आता हूँ, इसको मैं मिटाता हूँ। चलो अब देखो, यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान से देखो, एक्स यहाँ प्लस में, एक्स यहाँ ऊपर में देखना, दोनों कॉमन पद है, तो एक्स और एक्स क्या हो जाएगा, 2x जुड़ जाएगा, माइनस कितना 10। तो अब एक्स को एक्स से गुना करो, क्या हो जाएगा, गुना में है एक्स स्क्वायर, माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 10x बराबर कितना, 8 बटा 75। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है ना, केचिया गुना होगा, ठीक है, केचिया गुना। चलो केचिया गुना कर लो सभी बच्चे। केचिया गुना कैसे करोगे, पहले 8 को इससे गुना करो, यानी 8 गुना एक्स स्क्वायर माइनस 10x बराबर 75 गुना टोटल से गुना कर दो 2x माइनस 10। 8 को एक्स स्क्वायर से गुना करो, क्या हो जाएगा, 8x स्क्वायर माइनस 8 को 10 से गुना करो 80x बराबर 75 को 2 से गुना करो 150x माइनस 75 को 10 से गुना करो 7.5। ये तुमको गुना करना है रफ कॉपी में खुद से, ठीक है। अब सबको इधर बुला लो, यहाँ है 8x स्क्वायर माइनस कितना 80x बराबर, देखो यहाँ 150 इधर प्लस में था, इधर आएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, माइनस में। 750 इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, बराबर कितना 0। अब सभी बच्चे ध्यान से देखो, क्या ध्यान से देखो बताओ। अब यहाँ है 8x स्क्वायर, और देखो ये दोनों कॉमन पद है, एक्स एक्स दोनों के पास है, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, माइनस माइनस जुड़ता है, कितना हो जाएगा 150 और 80 को जोड़ दो 200, 230x प्लस कितना 750। अगर एक ही पहाड़ा से भागा लगे तो उसको भागा भी लगाते हैं, देखो एक ही पहाड़ा से कोई भागा लगेगा, एक ही टेबल से भागा लगेगा, 2 से लगेगा, 2 से इसको कटा दो, कितना बार में 4 बार में, 2 से इसको भी कटा दो, 2 एकम 2, हाँ 115 बार में, 2 से इसको भी कटा दो, कितना आ जाएगा 375 बराबर कितना 0। अब इसी को तुम लोगों को बनाना है, इसी को बनाना है, कैसे बनाना है, फर्स्ट और लास्ट को क्या करो, फर्स्ट और लास्ट को गुना करो, 4 को 375 से गुना करो, 375 से 4 को गुना करो 1500, कितना आएगा 1500। 4 पंचे 20 के 0 हाथ में 2, 4 सत्या 28 और 2 30, 30 के 0 हाथ में 3, 4 तिया 12 और 3 कितना 1500, यानी कि कितना आ गया आपका बताइए 1500। अब 1500 को आप अपने दिमाग में रखिए, ठीक है। और इसको गुणनखंड विधि से बनाएंगे, ये द्विघात समीकरण मिल गया, अब इसको किस विधि से बनाएंगे बताओ, गुणनखंड विधि से x का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे 4x स्क्वायर, फर्स्ट में जो है उसको वैसे ही लिख देंगे और लास्ट में जो है उसको वैसे ही लिख देंगे, बराबर कितना 0। अब यहाँ कितना है बताओ 115। अब इस 115 को दो भागों में इस प्रकार बांटो कि गुना करे तो कितना हो जाए, हाँ 1500, कितना हो जाए 1500, और जोड़े तो कितना आ जाए 115। तो बाबू मेरे ये दो संख्या क्या होगी, तो इसी 1500 को तोड़ लो, इसी को लास्ट जो लाते हैं गुना करके उसी को तोड़ लो, 2 से कितने बार में 750, 2 से 375, 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, फिर 5 से 25, 5 से, ये आपको करने के लिए आना चाहिए, ये आपको आना चाहिए, ठीक है, गुणनखंड है ये। चलो इसी में से तुमको दो संख्या ढूंढना है जहां पे हम गुना करें तो 1500 हो जाए और जोड़ने पर 115 आ जाए। हाँ 25 और 15, 100 और 15 होगा, 100 और 15, चलो देखते हैं, यहाँ मिल रहा है 100, 25, 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100 और 3 पचे 15, 100 और 15 को गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 1500, और 100 और 15 को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 115। क्या बोल रहे थे, आपका क्या कॉन्सेप्ट था, है ना, आपको यहाँ ढूंढना है 100 और 15। तो
मिल गया तो क्या रखेंगे यहाँ पर? अच्छा, जोड़कर माइनस में लाना है तो दोनों को माइनस में रखेंगे। दोनों को क्या चीज में रखेंगे बाबू? दोनों को माइनस में रखेंगे, तभी तो आएगा -100x। और अगर हम यहाँ प्लस कर देते हैं तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, हमको जोड़ना है इसीलिए माइनस में ही रखेंगे दोनों। माइनस माइनस जुट कर माइनस आएगा, कितना? 15x। ठीक है, चलो अब ये दोनों में कॉमन कर लो, ये दोनों में क्या कर लो, दिख रहा है? चलो ये दोनों में क्या कॉमन होगा बताओ? 4 यहाँ भी है और 100 में भी 4 है, दोनों जगह 4 4 है, तो 4 को क्या कर लेंगे? कॉमन। x यहाँ भी, x यहाँ भी, तो x कॉमन। 4 बाहर, एक तो x बाहर, तो यहाँ क्या बचा? एक तो x। बाबू, तो को हम क्या लिख सकते थे? 25 गुना 4 लिख सकते थे ना? तो 25 गुना 4 में 4 तो बाहर हो गया, तो क्या बच गया? 25। x तो बाहर हो गया, यहाँ माइनस है तो माइनस, ये हो गया। अब यहाँ पर -15 कॉमन कर लो और सेम यही बॉक्स वाला यहाँ लिख दो। x माइनस कितना? 25 बराबर कितना? 0। ठीक है, अब दोनों बॉक्स में सेम सेम है तो x माइनस 25 और एक बार क्या लिखोगे? 4x माइनस 15 बराबर कितना? 0। ठीक है, थोड़ा घुमा के चलिए। चलिए अब ध्यान से देखिए, ये 0 दोनों को दे दो। x माइनस 25 बराबर कितना? 0 या 4x माइनस 15 बराबर कितना? 0। 25 इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, और 4x बराबर कितना ले लेंगे? 15। माइनस में है उधर गया तो प्लस में, 4 इधर गुना में, x के साथ गुना में, उधर जाएगा तो बटा में। बाबू देखो, एक आया संख्या पूर्णांक संख्या और एक आया बटा में, तो बटा वाला नहीं लेना है, याद रखिएगा। x का वैल्यू माइनस में नहीं लेना है, बटा में नहीं लेना है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो इसको मान लेंगे हम लोग क्या? अमान्य, और इसको क्या मान लेंगे? अमान्य। मतलब मान्य। x का वैल्यू कितना आया? 25 आया। मतलब क्या माने थे? x छोटा नल होज को कितना घंटा में भरता है? 25। मतलब x घंटा में भरता है, तो x का वैल्यू आ गया 25, यानी कि छोटा नल। अतः यहाँ क्या लिखेंगे? छोटा नल जो है, मतलब छोटा नल नहीं, कम व्यास वाला नल, ऐसे लिख लो, या छोटा नल ही लिख लो। छोटा नल होज को कितने घंटे में भर लेता है? होज को भरने में समय लेता है, समय लेता है x घंटा, और x कितना है बताओ? 25 घंटा। तो बड़ा नल होज को भरने में कितना समय लेगा? x माइनस कितना माने थे? 10, यानी कि 25 माइनस 10 बराबर कितना? 15 घंटा। और आपको यही निकालना था, यही आपका क्या है? आंसर है। थोड़ा सा यहाँ पे और आप लोग एक बार समझ लीजिए, कैमरा को देखिए। ठीक है, देखो बाबू यहाँ पर क्या हो रहा है। देखो, छोटा नल होज को भरने में x घंटा लेता ही हमने लिखा, बड़ा नल होज को भरने में x माइनस 10 घंटा लेता ही हमने लिखा, किताब के कॉन्सेप्ट से। दोनों नल होज को एक साथ भरने में इतना समय लेता है, तो हमको निकाल लेना है कि एक घंटा में छोटा नल कितना भरेगा। तो एक घंटा में छोटा नल 1/x भरेगा। कैसे x भरेगा इतना? क्योंकि x घंटा में छोटा नल कितना होज भरता है? 1 होज। तो 1 घंटा में कितना भरेगा? तो ये एक ही नियम लगता है, यहाँ पे 1/x निकाल लीजिए। अच्छा, x माइनस 10 घंटा में बड़ा नल 1 होज भरता है, 1 होज। तो 1 घंटा में कितना भरेगा? तो सभी बच्चे ध्यान से सुनो, एक घंटा में कितना भरेगा? तो 1 बटा कितना बाबू? x माइनस 10। सभी बच्चे ध्यान से सुनो, x माइनस कितना, आपस में ही गप कर रहे हो। अब देखो, अब दोनों मिल करके एक साथ होज को देखो, यहाँ पे 75/8 घंटा में भर रहा है। 75/8 घंटा में कितना होज भर रहा है बताओ? 1 होज भर रहा है। कितना होज भर रहा है? 1 होज। तो 1 घंटा में कितना भरेगा? यहाँ पे भी निकालेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1/75/8, और ये 8 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 8/75। तो वही किए हैं, जब दो भाग को हम जोड़ेंगे तो वो अगला भाग निकलेगा, है ना? तो इसको और इसको जब जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा? ये निकल जाएगा। बस वही कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हमने लिखा है। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलो देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी जो है वो 132 किलोमीटर है, और उसकी यात्रा करना है। और यात्रा हम 2 बार करते हैं, एक बार सवारी गाड़ी से करते हैं और एक बार एक्सप्रेस रेलगाड़ी से करते हैं। सभी बच्चे ध्यान से सुनो, मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने के लिए एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है ना? यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से, वो जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसको नहीं पढ़ना है, वो उसको ध्यान में नहीं रखना है।
यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। आप लोग क्वेश्चन को 2-4 बार जरूर पढ़ेंगे। मैं फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ता हूँ कि मैसूर और बेंगलोर है ना, दो स्थान है और दोनों स्थानों के बीच की दूरी 132 किलोमीटर आपकी किताब में दिया हुआ है। फिर कहता है कि इसका यात्रा करना है हमें, और यात्रा हम 2 बार करते हैं, एक बार रेलगाड़ी से करते हैं और एक बार सवारी गाड़ी से करते हैं। ठीक है, सवारी गाड़ी की चाल कम है रेलगाड़ी की तुलना में। रेलगाड़ी की जो चाल है वो कितना है, 100, रेलगाड़ी की जो चाल है वो 11 किलोमीटर अधिक है, किससे, सवारी गाड़ी के चाल से, है ना। तो कहता है कि रेलगाड़ी जो है वो 1 घंटा कम समय लेती है यात्रा करने में, तो आपको निकालना है सवारी गाड़ी की चाल और रेलगाड़ी की चाल निकालना। समझो, यहाँ पे पहले समझ लो फिर इसको हम लोग बना देंगे। बाबू एक है मैसूर, एक क्या है बताओ, मैसूर, ये एक स्थान है मैसूर और एक स्थान है मान लो हमारा बेंगलोर। क्या है, बेंगलोर, है ना, यही ना दिया हुआ है ना, बैंगलोर है, ठीक है। ये 2 स्थान है, अब 2 स्थान है तो यहाँ से यहाँ तक हमको आना है, और इसकी जो दूरी है वो कितनी है बता दो, 132 किलोमीटर, 132 किलोमीटर। अब एक बार हम आ रहे हैं यहाँ से यहाँ सवारी गाड़ी में, किस चीज से आ रहे हैं, सवारी गाड़ी में, है ना। तो सवारी गाड़ी की चाल मान लो कुछ रहा होगा, कुछ रहा होगा, है ना, कुछ रहा होगा, ठीक है। और एक बार हम फिर क्या चीज से आ रहे हैं, रेलगाड़ी से, क्या चीज से आ रहे हैं, रेल। तो कहता है रेलगाड़ी की जो चाल है ना वो 11 किलोमीटर अधिक है, किससे, सवारी गाड़ी की तुलना में। मान लो सवारी गाड़ी अगर 100 के स्पीड से जा रही है तो रेलगाड़ी किस स्पीड से जाएगी, 111 की स्पीड से जाएगी। तो मान लो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है चाल, क्या निकालना है, तो हम लोग मान लेते हैं सवारी गाड़ी की चाल मान लो x, तो इस रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी, x प्लस 11, क्योंकि 11 किलोमीटर इसकी चाल क्या है बताओ, ज्यादा है। दूरी तो वही जाना है, दूरी बाबू वही जाना है। अब देखो बाबू, सवारी गाड़ी की आपको चाल पता चल गया, सवारी गाड़ी की आपको चाल पता चल गया, है ना। चाल कितनी है इसकी, इसकी चाल हमने मान लिया x, यही पता चल गया। रेलगाड़ी की चाल हमने मान लिया x प्लस 11, दूरी वही कवर करना है ना। याद रखना ये 1 घंटा, ये 1 घंटा ज्यादा समय लेती है और ये 1 घंटा बताओ कम समय लेती है। मतलब ये नहीं बोला गया है कि ये ज्यादा लेती है, सिर्फ ये बोला गया है कि रेलगाड़ी 1 घंटा कम समय लेती है, 1 घंटा कम समय लेती है। तो आपको बताना है कि दोनों गाड़ियों की चाल क्या है। बस एक फॉर्मूला लगाएंगे, समय बराबर क्या, दूरी बटा चाल। यहां भी फॉर्मूला क्या लगाएंगे, समय बराबर दूरी बटा चाल, है ना। मान लो कि अगर ये रेलगाड़ी पहुंचाने में 5 घंटा ले रही है तो ये कितना घंटा ले रही है, 4 ही घंटा, क्योंकि रेलगाड़ी 1 घंटा कम समय ले रही है। क्यों, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है, जिसकी स्पीड ज्यादा होती है वो कम समय में हमको पहुंचाती है, और जिसकी स्पीड कम होती है, इसकी स्पीड 11 किलोमीटर कम है और इसकी स्पीड 11 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, ज्यादा है, तो ये कम समय ले रही है। अगर ये 5 घंटा में पहुंचा रही है तो ये गाड़ी हमको कितना घंटा में पहुंचा रही है, 4 ही घंटा में पहुंचा रही है। बस दोनों के समय को हम बराबर करेंगे और इसको बना देंगे। अब समझो यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट है, इसी को बढ़िया से तुम अगर देख लिए तो फिर सब कुछ समझ में आ जाएगा। बाबू देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक ऐसे बॉर्डर खींचेंगे, ठीक है, और यहाँ पे मानेंगे, दिख रहा, माना सवारी गाड़ी की चाल कितनी, किलोमीटर x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। दूरी कितनी दी गई है, दूरी कितनी जानी है, 132 किलोमीटर, है ना। एक तरफ क्या मान लेंगे बताओ, रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल कितनी मान लेंगे, x प्लस, वो नहीं दिख रहा है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, सवारी गाड़ी की चाल दिख रही है ना, सवारी गाड़ी की चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी कितनी है, 132, तो इसको समय कितना लगेगा बताओ, समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी कितना है, दूरी कितना है, 132, दूरी किलोमीटर से दिखाते, चाल कितनी है, x, कितना घंटा लगता है, ठीक है। ये तो सवारी गाड़ी की निकल गई, है ना, इसको मैं मिटाता हूँ, इसको छाप लेना आप लोग। अगला क्या है, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी बताओ, x प्लस कितना, 11, क्योंकि 11 किलोमीटर अधिक है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे समझ में आएगा। दूरी कितना जाना है, 132, समय कितना लगेगा इसको, फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद नहीं रखोगे नहीं, मैं बता चुका हूँ, वीडियो अगर मेरा आप लगातार देख रहे होंगे तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने बहुत बार बताए हुए हैं। तो दूरी बराबर चाल, दूरी कितना है, 132, और चाल कितनी है, देख लो, दूरी है 132, यहां से ले लिया,
चाल चाल कितना है, देखो चाल यहाँ से ले लिया, कितना घंटा लगेगा बाबू। अब देखो सभी बच्चे गौर से समझना, ये भी हमारा क्या है, समय, ये भी हमारा क्या है, और ये भी हमारा क्या है, समय। ये समय है सवारी गाड़ी का और ये समय है रेलगाड़ी का। अब देखो प्रश्न से आप दोनों समय को लिख दो। सवारी गाड़ी का समय है 132 बटा कितना एक्स, और रेलगाड़ी का समय कितना है 132 बटा एक्स प्लस। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है पता है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो रेलगाड़ी है ना वो 1 घंटा क्या ले रही है, कम समय ले रही है। किसके तुलना में, सवारी गाड़ी जितना समय ले रही है, मान लो सवारी गाड़ी अगर 10 घंटा में पहुंचा रही है मैसूर से बेंगलोर, तो रेलगाड़ी जो है वो कितने घंटे में पहुंचा देगी, 9 ही घंटे में। क्या 10 और 9 आपस में बराबर होगा, ये भी समय ये भी समय, क्या दोनों समय आपस में बराबर होगा, नहीं होगा। तो दोनों को बराबर करने के लिए हमको इधर एक जोड़ना पड़ेगा, इधर इधर कम है उधर जोड़ना पड़ेगा। तो रेलगाड़ी का समय कम है, तो इधर अगर हम एक जोड़ देते, ये दोनों समय आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। ये भी समय है, ये भी क्या है, देख लो समय है, ये समय ज्यादा है, ये समय कम है, ये समय 1 घंटा कम है, इसलिए इसमें एक जोड़ दिए तो दोनों को आपस में क्या कर देंगे। अब ये जब दोनों को तुम आपस में बराबर करोगे, इसको कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ से एक इक्वेशन निकलेगा, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण बनेगा। और फिर उसी द्विघात समीकरण को जब तुम हल करोगे, तुम्हारा एक्स का वैल्यू निकलेगा, और जब तुम्हारा एक्स का वैल्यू निकलेगा तो फिर सवारी गाड़ी की चाल निकल जाएगी, क्योंकि तुमने सवारी गाड़ी की चाल कितना माना है, एक्स। चलो इसी को हल करते हैं हम लोग। 132 बटा x प्लस 11, इधर क्या चीज में, इधर बुला लो, माइनस में हो जाएगा। x प्लस कितना 11 बराबर कितना बाबू 1। अब देखो यहाँ पे बटा बीच में माइनस, भिन्न का घटाव करेंगे, दिखेगा क्या करेंगे मेरे बच्चे, भिन्न का घटाव। तो x और x प्लस 11 का एलसीएम कितना होगा, x प्लस 11, x इंटू एक्स प्लस क्या हो जाएगा 11, x से इसको भाग देंगे तो ये खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा x प्लस। तो x प्लस 11 को आप गुना करो कितना से, 100, क्योंकि ऊपर वाले से गुना करते हैं, फिर यहाँ माइनस, x प्लस 11 से x प्लस 11 खत्म, क्या बचा x को गुना कर दो किससे, 132 x से बराबर कितना 1। चलो अब हम लोग इधर बनाते हैं, ठीक है। अब चलो गुना करो, अब यहाँ गुना करना है आपको, यहाँ दिख रहा है 132 को x से गुना करो कितना हो जाएगा, क्योंकि गुना तो करना ही पड़ेगा, अंदर तो ब्रैकेट के लिए ले जाना पड़ेगा, ठीक है। अब प्लस, अब 132 को 11 से गुना करो तो 11 दूनी 22 के, 2 हाथ में 2, 11 तिया 33 और 2 35 के 5 हाथ में 3, 11 का में 11 और 3, 11 3 कितना होता है 14, 1452 आ गया, है ना। 11 दूनी 22 के, 2 हाथ में 2, 11 तिया 33, 33 और 2 35 के 5 हाथ में 3, 11 का में 11 और 3 14, ठीक है। इतना आ गया, फिर क्या है यहाँ पे देख लो, माइनस 132 एक्स बटा एक्स को एक्स से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 11x बराबर कितना 1। चलो बाबू देख लो 132x। अब क्या करेंगे सभी बच्चे गौर से देखना, ऊपर, अब ऊपर देखेंगे कि क्या कुछ मिल रहा है, x x दोनों जगह, ये भी 132 ये भी 132, एक प्लस में एक माइनस में, क्या हो जाएगा, क्या बचा ऊपर 1452, फिर यहाँ क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 11x बराबर क्या बचा, इसके नीचे बटा 1 ले लो और क्या कर दो, एक छह गुना, एक से इसको गुना करोगे तो क्या होगा, एक को इससे गुना करोगे तो क्या होगा 1452। अब क्या होगा 1452 को इधर बुला लो, यहाँ इधर प्लस में इधर आएगा तो ये माइनस में, बराबर कितना 0। अब देखो ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, यानी कि द्विघात समीकरण मिल गया। अब इसको क्या करना है, हल करना है, x का वैल्यू निकालना है। तो फर्स्ट और लास्ट को गुना कर दो, 1400 कितना है बताओ बाबू 52 है। अब जो है सभी बच्चे ध्यान से सुनो, यहाँ एक्स स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ कितना लिखेंगे 1452 लिखेंगे, बराबर कितना 0। अब इसको तोड़ो, मतलब सुनो यहाँ पे 11 है, 11 को 2 भागों में इस प्रकार तोड़ो कि गुना करे तो कितना आ जाए 1452, और घटाने पर कितना आ जाए, क्या बताओ, हाँ 44, वो तो मुझे पता ही है ना, आप लोगों को सीखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 1452, चलो इसको तोड़ो पहले, 2 से 7 बार में, 2 से 2 बार में, 2 छक 12, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 छक 12, फिर 3 से, फिर 3 से
कितना से लगेगा? 11 से। कितने बार में? 11 बार में। चलो सभी बच्चे देख देख लो इधर। 11 दूनी 22, 22 दूनी 44 और 11 तिया 33। दो संख्या मिल गई। 44 में 33 को तुम घटा दोगे तो कितना बचेगा? 11 बचेगा। और 44 को 33 को गुना कर दोगे तो कितना आ जाएगा? तो दोस्तों 44 33 मिल गया, लेकिन घटाना है तो घटाने के लिए बाबू एक को प्लस में रखना पड़ेगा और एक को, क्योंकि घटा तभी होगा जब एक प्लस में रहेगा और एक माइनस में रहेगा। तो घटा के क्या चीज में बचाना है? प्लस में। तो बड़ा वाला को हमेशा प्लस में रखना और छोटा वाला को, यानी प्लस 44x और माइनस 33x, है ना। इतना हमने तोड़ लिया। अब दोनों में क्या कर लो? कॉमन। ये दोनों में क्या कर लो? कॉमन। समझ आ रही है ना आप लोगों को? x यहाँ पर देखो बाबू, दोनों जगह x है तो एक x बाहर कर लो तो यहाँ बचेगा एक x प्लस ये वाला x बाहर हो गया तो यहाँ क्या बचेगा बताओ? 44। देखो दोनों में 33 कॉमन हो जाएगा, ठीक है, इस बात को याद रखना। माइनस कितना? 33। सेम यही चीज यहाँ लिख दो। x प्लस कितना? 44 बराबर कितना? बोलो ना, 0। चलो अब क्या होगा? दोनों जगह सेम सेम, तो x प्लस 44 एक बार और एक बार क्या बताओ? x माइनस 33 बराबर कितना? चलो फिर क्या करना होगा? 0 दोनों को दे दो। देखो सभी बच्चे ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, दोनों में सेम सेम था ब्रैकेट में, तो यहाँ पे एक एक बार लिखेंगे और एक बार बाहर वाला x और माइनस कितना? 33 और बराबर कितना? 0। फिर ये 0 दोनों को बराबर में दे देंगे, बराबर कितना? 0। अब 44 इधर प्लस में बराबर के उस पार भेज दो, क्योंकि हमें x का वैल्यू चाहिए, ठीक है। और यहाँ देखो बच्चा, x इधर है, 33 इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। x का 2 वैल्यू निकल गया, लेकिन एक वैल्यू क्या चीज में आया है? तो माइनस वाला वैल्यू को अमान्य घोषित कर देंगे और इसको क्या घोषित कर देंगे? मान्य। अब देखो x का एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? 33। और हमने सवारी गाड़ी की चाल कितनी मानी है? x। और हमें क्या निकालना है? सवारी गाड़ी की चाल और रेलगाड़ी की चाल, है ना। तो सवारी गाड़ी की चाल हम क्या मान लेंगे? सवारी गाड़ी की चाल बराबर x, यानी x कितना लेंगे वैल्यू? सवारी गाड़ी की चाल 33 किलोमीटर प्रति घंटा है और रेलगाड़ी की चाल कितनी है बता दो? कितनी माने हैं? x प्लस, रेलगाड़ी की चाल कितनी माने हैं? x प्लस 11, यानी x का वैल्यू 33 और इसमें 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 44 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, है ना। यही आपका फाइनल आंसर है। समझ में आ रहा है कुछ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करते हैं, इसको देख लो। देखिए इस चैप्टर में ये 4.3 में ये लास्ट क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए मैं पढ़ता हूँ, आप लोग भी पढ़ेंगे। कहता है दो वर्ग हैं, दो वर्गों का क्षेत्रफलों का योग कितना है? 468 मीटर स्क्वायर। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। बाबू वर्ग, वर्ग यानी स्क्वायर, बचपन में आप लोग जरूर पढ़े होंगे वर्ग। वर्ग किसको कहते हैं? सभी बच्चे ध्यान से देखिए, सभी बच्चे आप लोग फोकस कीजिए, मैं इधर ही बनाता हूं वर्ग, ठीक है। देखो यहाँ पे जिसकी 4 भुजा हो और चारों भुजा आपस में बराबर हो ना, उसी को कहते हैं वर्ग, उसी को क्या कहते हैं? वर्ग, ठीक है। तो इस प्रकार से दो वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं बच्चा बताओ? 2 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं? 2 वर्ग। ये वर्ग है, इसको वर्ग बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? वर्ग में चारों भुजा आपस में क्या होती है बताओ? बराबर होती है। क्या होती है मेरे बच्चे बताइए? बराबर होती है, ठीक है। इस बात को आप लोग हमेशा याद रखिएगा। और वर्ग में 2 चीजें याद रखिएगा कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है ना, क्षेत्रफल, है ना, उसको कहते हैं भुजा स्क्वायर। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? भुजा स्क्वायर। और वर्ग का एक याद रखिएगा परिमाप। क्या याद रखिएगा? परिमाप का जो फॉर्मूला होता है ना, अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। वर्ग का परिमाप पेरीमीटर, है ना, कितना ये लंबा है? तो 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा। तो ये 2 फॉर्मूला अगर आप याद रख पाते हैं तो इस पे ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो इसको अपनी कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिएगा, अभी मैं इसको फिलहाल मिटाता हूँ। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। मतलब इसका भी क्षेत्रफल निकाल लो और इसका भी क्या निकाल लो? क्षेत्रफल। और दोनों क्षेत्रफल को निकाल के जोड़ दो तो कितना आएगा बताओ? 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना है? 468 मीटर स्क्वायर है। फिर कहता है यदि उनके परिमापों का अंतर, और फिर कह रहा है कि इसका परिमाप निकाल लो और इसका भी परिमाप निकाल लो और परिमाप निकाल के घटा दो, अंतर कर दो तो कितना आएगा बताओ? 24 मीटर आएगा। तो कह रहा है दोनों वर्गों की क्या निकालिए? भुजा निकालिए। क्या निकालिए?
सभी बच्चे गौर से देखिए, हमारे पास दो वर्ग है। अभी देखो ये कॉन्सेप्ट इसको समझ लो, फिर कैलकुलेशन समझ लेंगे। बाबू दो वर्ग है तो वर्ग की सभी भुजा बराबर होती है। मान लो इसकी भुजा x है तो यहाँ भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा x। मान लो पहली वर्ग की भुजा, बाबू देखना, माना पहला वर्ग की भुजा कितना हो गया बताओ, x मीटर कितना हो गया। तो यहाँ पर एक दूसरा वर्ग भी है, एक दूसरा वर्ग भी है, तो दूसरा वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी। दूसरा वर्ग की भुजा मान लो y, क्या मान लो y, क्या मान लो मेरे प्यारे बच्चों y, मान लो y मीटर, कितना मीटर y मीटर। पहला वर्ग की भुजा x मीटर मान लिए, दूसरे वर्ग की भुजा कितनी मान लिए। अब सभी बच्चे गौर से देखना, अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न से सभी बच्चे गौर से देखना। प्रश्न से कह रहा है, पहली बात वो कह रहा है कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना है। देखिए कह रहा है, दिख रहा है, देखिए दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग बराबर कितना है, 468 मीटर स्क्वायर है। सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा, हमने पहले दो वर्ग बनाया, दोनों की भुजाएं मान लिया और लिख लिया यहाँ पे पहला वर्ग की भुजा x तो दूसरा वर्ग की भुजा कितना y। फिर प्रश्न जो कह रहा है, प्रश्न दो बातें कह रही है ना, प्रश्न दो बातें कह रही है, तो हम लोग दोनों बातों को बारी बारी से लिखेंगे। तो पहली बात जो प्रश्न कह रहा है वो क्या कह रहा है कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना है। अच्छा जी, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर, दिख रहा है कि नहीं। और इसका वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बताओ, भुजा का स्क्वायर। और दोनों भुजा के स्क्वायर को देखो, दोनों वर्गों के क्षेत्रफल को, ये भी क्षेत्रफल है और ये भी क्या है क्षेत्रफल है, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, इसीलिए इसको, ये भी क्षेत्रफल और ये भी क्या है बताओ क्षेत्रफल है। तो ये भी क्षेत्रफल, ये भी क्षेत्रफल। अब दोनों क्षेत्रफलों को यदि हम योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, कितने के बराबर, 468 मीटर स्क्वायर। तो बाबू पहला वर्ग का भुजा कितना है, पहला वर्ग का देखो, इसको भुजा कहते हैं, इसको क्या कहते हैं भुजा। और चार भुजा होती है, चारों भुजा एक जैसा सब बराबर होता है। तो पहला वर्ग देखो, पहला वर्ग की भुजा कितना माने हैं x, यानी x का क्या बाबू स्क्वायर, जोड़ दूसरा वर्ग की भुजा क्या बाबू है, देख लो दूसरा वर्ग की भुजा y, तो यहाँ क्या लिख लेंगे y, यानी y का क्या कर देंगे स्क्वायर, और बराबर कितना 468 मीटर स्क्वायर, यानी बार बार इसको नहीं लिखेंगे। और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर, क्या मान लेंगे इसको, समीकरण नंबर 1। अगर इतना समझ में आ गया है तो अब देखो इसमें दूसरा कंडीशन क्या कहता है, सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। कहता है पुनः, है ना, ये x कहां से है, ये भुजा है, ठीक है, ये भुजा कहां से है, क्योंकि क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। भुजा हम क्या मान के रखे हैं x, भुजा हम क्या मान के रखे हैं y, ठीक है, क्योंकि हमें x और y ही चाहिए। पुनः क्या कहता है आगे, क्या कहता है, वर्गों के परिमापों का अंतर कितना है, 24 मीटर, यही ना कह रहा है। तो बाबू वर्ग कितने हैं अभी यहाँ बताओ, दो हैं, कितने हैं दो हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पहला वर्ग, हल्ला नहीं करना, पहला वर्ग का परिमाप, पहला वर्ग का परिमाप, और अंतर का मतलब माइनस होता है, दूसरा वर्ग का परिमाप बराबर कितना बाबू 24। कैसे किए, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि वर्गों के परिमापों का अंतर 24 है, तो वर्ग यहाँ दो हैं, कितने हैं, तो पहला वर्ग का परिमाप लिख लिए और फिर दूसरा वर्ग का भी क्या लिख लिए परिमाप, और दोनों का क्या कर दिए अंतर, अंतर का मतलब माइनस, और वो किसके बराबर है 24 के बराबर। और अभी कुछ देर पहले ही बताए थे कि परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ ना, 4 गुना भुजा, 4 गुना, यहाँ पे भी बताओ फॉर्मूला क्या होगा, 4 गुना भुजा, बीच में क्या देंगे माइनस, बराबर कितना 24। सभी बच्चे गौर से देखिएगा, यहाँ पे 4 गुना पहला वर्ग का भुजा कितना है x, तो यहाँ क्या लिखेंगे भुजा की जगह पे x, माइनस यहाँ पे 4 लिख लो, गुना दूसरा वर्ग का जो भुजा है वो कितना है y, यहाँ पे आप y लिख लो, बराबर कितना 24, क्या लिख लो 24।
अब बाबू 4 को x से गुना करेंगे तो क्या होगा, 4x माइनस 4 को y से गुना करेंगे क्या होगा, 4y बराबर कितना। अब देखो एक ही टेबल से ये तीनों में कुछ भागा लगता है, एक ही टेबल से अगर भागा लगे तो भागा लगा दो। 4 से 4 कट गया, क्या बचा x, 4 से 4 कट गया, क्या बचा y, 4 से 24 कट गया तो क्या बचा 6, 4 6 24, भागा लगा देंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो, y इधर माइनस में उधर ले जाओ, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 6 प्लस y, इसको मान लो समीकरण नंबर, इसको क्या मान लो समीकरण नंबर 2। अब देखो ये x का x बराबर कितना आया बताओ 6 प्लस, अब इस x के वैल्यू को कहां रख दो, समीकरण 1 में, कहां रख दो बताओ समीकरण 1 में। हमको ढूंढना क्या है, हमको ढूंढना है द्विघात समीकरण, क्या ढूंढना है, और द्विघात समीकरण हम कैसे ढूंढेंगे, तो ऐसे ही ढूंढेंगे। ये पहला कॉन्सेप्ट, ये दूसरा कॉन्सेप्ट। अब देखो x के इस वैल्यू को कहां रखो, अब x के इस मान को समीकरण कितना में रखने पर, 1 में रखने पर, एक हमारा कितना है, चलो मैं ऊपर बनाता हूँ, ठीक है। समीकरण 1 हमारा कितना है, कोई बता सकते हो आप लोगों में से, है ना, आप लोग कॉपी में लिखे होंगे, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर कितना 468। चलो बाबू x बराबर देखो क्या यहाँ पे क्या लिखे हैं, अब x के मान को, तो x का मान कितना है 6 प्लस, तो x के जगह पे अब क्या लिखेंगे, x लिखेंगे क्या, x के जगह पे अब क्या आएगा 6 प्लस, यानी 6 प्लस y, x की जगह पे लिख दिए इस x की जगह पे, और इसका देखो यहाँ क्या कर देंगे स्क्वायर, प्लस क्या है y का स्क्वायर बराबर कितना है 468। देखो तो यहाँ a, इसको a मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। कहने का मतलब है फर्स्ट वाले को a, सेकंड वाले को, फर्स्ट वाले को a, सेकंड वाले को b, यानी a का स्क्वायर, फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ठीक है, घबराना नहीं आप लोग, फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, a का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर फर्स्ट वाला, फिर 2, फिर गुना 2a, a कितना है फर्स्ट वाला, b कितना है सेकंड वाला, प्लस b का स्क्वायर यानी y का क्या बाबू। फिर देखो इतना का काम हो गया, अब यहाँ प्लस है तो प्लस डाल दिए, अब देखो फिर क्या है y का स्क्वायर डाल दिए, 468 बराबर के उस पार क्या चीज में, इधर बुला लो माइनस में, बराबर क्या बचेगा बाबू 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 प्लस, देखो यहाँ 2 छठ कितना 12y, प्लस देखो वाई स्क्वायर एक ठो, फिर से वाई स्क्वायर एक ठो, तो के ठो वाई स्क्वायर है ना, कॉमन पद है ये, तो 2 ठो वाई स्क्वायर माइनस कितना 468 बराबर कितना 0। अब देखो इसको सही रूप में लिखो, इसको द्विघात समीकरण के सही रूप में लिखो, तो वाई स्क्वायर सबसे पहले रहता है, तो 2y स्क्वायर, फिर देखो कौन आएगा बताओ 12y, 36 प्लस में है 36 प्लस में लिख लो, और 468 माइनस में है तो 468 माइनस में लिख लो, बराबर कितना बाबू 2y स्क्वायर प्लस कितना 12y, और देखो 36 प्लस में 468 माइनस में, ये भी संख्या ये भी क्या है, दोनों घट जाएगा तो घटा दो, 8 में 6 गया 2, 6 में 3 गया 3, यहाँ बचेगा 4, और देखो बड़ा में से छोटा घट रहा है इसलिए चिन्ह क्या चीज में हो जाएगा बराबर 0। देखो ये द्विघात समीकरण के रूप में आ चुका है, लेकिन अगर एक ही टेबल से तीनों में भागा लग जाए तो भागा लगा देते हैं, तो 2 से ये कट गया कितने बार में, कितने बार में एक बार में, तो यहाँ केवल क्या बचेगा वाई स्क्वायर प्लस, भागा लगा दो 2 से, 2 से भागा लग रहा है तीनों तो लगा देते हैं छोटा करने के लिए, माइनस 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 छक 12, 216 बराबर कितना। अब ये तुम्हारा क्या आया द्विघात, हाँ अभी x के फॉर्म में नहीं आया, अभी y के फॉर्म में आया, ठीक है। अब यहाँ पे y का मान निकालो, तो इसको हल करना पड़ेगा, कैसे हल करोगे, जो जैसा है द्विघात समीकरण, ठीक है, गुणनखंड विधि से बना दे, फर्स्ट को फर्स्ट में लिखो, लास्ट को बराबर कितना, बीच में कितना है, बीच वाले को तोड़ना होता है, बीच वाले को तोड़ना होता है, 6 को 2 भागों में इस प्रकार तोड़ो कि गुना करे तो कितना हो जाए, बोलो ना 216, और घटाएं तो कितना बचे 6 बचे, तो कैसे तोड़ेंगे 216 को ही तोड़ लो, 2 से 2 एकम 2, 2 अठी 16,
2 से कितने बार में 54, 2 से कितने बार में 27, 3 से कितने बार में 9, 3 से कितने बार में 3। हाँ हाँ, यहाँ 0 लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि 2 से 216 को जब भागा देंगे तो 2 एकम 2 कट गया, यहाँ बचा 1। 2 का पढ़ हमें आता है? नहीं आता, तो फिर हमको 6 भी तो उतारना पड़ेगा। तो एक बार तो एक संख्या उतार ले, 2 संख्या अगर एक साथ उतरेगा तो यहाँ क्या उतरेगा? 1 ठो, तब यहाँ उतरेगा 6। अब 2 ठीक क्या 16। समझ आई बात? तो इस प्रकार से थोड़ा भागा हुआ आना चाहिए। क्या करेंगे? इसी में से आपको ढूंढना है। बता दो। 3 तिया 9, ये भी 3 ही है। 3 तिया 9, 9 दूनी बोलो ना 18, 3 दूनी 6 दूनी, शायद यही है 18। और 18 और 12 को गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? और 18 में से 12 को क्या कर दो? घटा दो। क्या कर दो? देखो ये चिन्ह को देखना है, घटा दो तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो सभी बच्चे गौर से देखिए। अब देखो बचाना क्या चीज में है? प्लस में, तो बड़ा वाला को प्लस में रखना, छोटा वाला को माइनस में रखना, यही तो कॉन्सेप्ट है ना? अब चलो, प्लस कितना 18y माइनस कितना 12y। ठीक है, अब यही दोनों में कॉमन, अब ये दोनों में कॉमन देख लो बाबू, दोनों जगह y है तो एक y कॉमन, एक y बचा, प्लस कितना बचा 18। अब यहाँ देखो ये दोनों में क्या कॉमन होगा? -12, तो यहाँ क्या बचेगा? y, और यही सेम चीज प्लस 18 बराबर कितना 0। अब दोनों जगह सेम सेम है ब्रैकेट में, तो एक ठो ले लो, इसको एक ठो ही लेना होता है, y + 18, और एक बार बाहर वाला y - 12 बराबर कितना 0। अब ये 0 दोनों के बराबर कर दो, y + 18 बराबर कितना 0, या y - 12 बराबर कितना 0 दिखेगा। अब 18 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, और 12 इधर प्लस में उधर जाएगा, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। ठीक है, अब देखो ये हो गया तुम्हारा मान्य, क्योंकि ये प्लस में आ गया, और ये हो गया तुम्हारा क्या बताओ अमान्य। y का मान निकल गया। y का मान कितना आ गया? 18 की 12, मतलब -18 की 12, 12 अमान्य वाला नहीं लेंगे। y का मान निकल गया। हमको क्वेश्चन क्या कह रहा था निकालने के लिए? दोनों वर्गों की भुजाएं, दोनों वर्गों की, मेरे प्यारे बच्चों, अगर दोनों वर्गों की भुजाएं निकालने के लिए कह रहा था तो देखो दूसरा, सभी बच्चे इधर ध्यान दो, दूसरा वर्ग की भुजा, सभी बच्चे इधर ध्यान दो, दूसरा वर्ग की भुजा y माने थे, और पहला वर्ग की भुजा कितना माने थे? x। तो दूसरे वर्ग की भुजा कितना निकल गया बता दो? 12 मीटर। कितना निकल गया? तो अतः करके आप लोग लिख लेना, या मैं लिख ही देता हूं, आप लोग यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे आप लोग लिख लेना, अतः उधर जगह नहीं बचा, अतः दूसरे वर्ग की भुजा कितनी निकली? दूसरे वर्ग की भुजा y माने थे, और निकला कितना 12 मीटर। तो पहले वर्ग की भुजा कितना माने थे? पहले वर्ग की भुजा कितना माने थे? x माने थे, और x कितना होगा बता सकते हो? -18। ये तो y का वैल्यू निकला ना, y तो हमने लिख लिया, y का वैल्यू 12 आया। x का वैल्यू बता दो तुम लोग, x का वैल्यू, x का वैल्यू, x का वैल्यू, x का वैल्यू बताओ, x का वैल्यू बताओ। x बराबर कितना? 6 + y कितना बाबू? 6 + y, 6 + y का वैल्यू कितना 12 बराबर कितना 18। और इस प्रकार से तुम्हारे दोनों वर्गों की भुजा ज्ञात हो चुकी है। तो कितना समझ में आया तुम लोग जरूर कमेंट करके बताना। आज इतना ही, अब हम लोग कल से 4.4 शुरू करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।